Assalamu alaikum students. I am Salman Amin Malik, your instructor for the course Operations Research. आज हमारा 5th लेक्चर है ऑपरेशन रिसर्च का और लास्ट 4th लेक्चर में मैंने आपको ये कहा था कि सो फार ओआर के जितने भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं वो 2 वेरिएबल्स थे. इन अदर वर्ड्स जो डिसीजन वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए थे वो सिर्फ 2 वेरिएबल्स थे और कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हमने 3 वाले भी किए, 4, 5 वाले भी कंस्ट्रेंट किए. इनफैक्ट अगर नॉन नेगेटिविटी वाली कंडीशन डाल लें तो फिर हमारे 6-7 कंस्ट्रेंट वाले भी कुछ प्रॉब्लम्स हमने किए हैं. फर्दर मोर प्रॉब्लम्स हमने दोनों टाइप्स के किए हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना भी किया है हमने और कॉस्ट को मिनिमाइज करना भी सीखा है. और वी हैव लर्न द ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते थे, क्योंकि हमारे डिसीजन वेरिएबल्स ही 2 थे तो 2D में हम अपने कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट कर लेते थे. इनफैक्ट स्ट्रेट लाइंस प्लॉट करते थे. अगर कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल वाला है तो स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट वाला रीजन जो बाउंड करता है विद एक्सिस और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन हमें श्योर करती है कि वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो जितने भी प्रॉब्लम्स हमने किए हैं हमारा हमेशा फिजिबल रीजन, जो कि फिजिबल रीजन एक बार फिर बता देता हूं कि अ सॉल्यूशन ऑफ द ओआर प्रॉब्लम which satisfies all the constraints in your OR problem is known as the feasible solution. Feasible region, the set of or the collection of all the feasible solutions is known as the feasible region. और feasible region हम 2D में प्लॉट करके अपने constraints को उनके जो intersection आता था, जितने भी constraints हैं उन सब को पहले प्लॉट करते थे. उनका intersection जो आता था उसका नाम हमने क्या रखा था, फिजिबल रीजन रखा था. फिर कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशंस जो हैं ये हमने डिफाइन किए थे कि कॉर्नर पॉइंट्स, अब मेरा फिजिबल रीजन है उसका कोई ना कोई कॉर्नर्स होंगे ना, वो सर्कल की तरह तो नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रेट लाइंस की इंटरसेक्शन है. तो स्ट्रेट लाइन की इंटरसेक्शन जो है वो क्या है कि वो कॉर्नर पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा. तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हैं उनको हमने कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन CPF जो है ये हमने डिफाइन किया था. और मैंने 4th लेक्चर के स्टार्ट में आपको बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी जो 5th लेक्चर में भी मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपका OR प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यूनिक है या मल्टीपल है या इन्फिनिट मैनी है, इट डजंट मैटर, लेकिन सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन पे ही होगा. ठीक है. आज के लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में 4th लेक्चर के एंड पे मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया था कि क्या हम लीनियर प्रोग्रामिंग के मॉडल्स जो हमने बनाए हैं सो फार स्टडी किए हैं उसमें 2 ही वेरिएबल हैं, अगर 2 से ज्यादा डिसीजन वेरिएबल्स हमारे पास हों कैन वी अडॉप्ट द ग्राफिकल मेथड. अगर लेट्स से 4 डिसीजन वेरिएबल्स हैं तो 4 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, 3 एटलीस्ट 3 डायमेंशन तक तो हम बता सकते हैं कि 3 डायमेंशन तक प्लेन होगी या फिर एक सरफेस होगी 3 वेरिएबल्स में. लेकिन 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल्स हों तो ग्राफिकली हम सॉल्यूशन को नहीं देख सकते जैसे कि हम इजीली 2D प्रॉब्लम में या फिर 2 डिसीजन वेरिएबल्स वाले OR प्रॉब्लम में हम देख लेते हैं. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई लीनियर प्रोग्राम मॉडल है या फिर कोई रियल वर्ल्ड फिजिकल प्रॉब्लम है जिसमें डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं वो 2 से ज्यादा हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई एल्गोरिदम बनाना चाहिए. सबसे पहली बात, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फिजिकल प्रॉब्लम है, आप उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाएं. ठीक है. तो लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और लीनियर कंस्ट्रेंट्स के साथ जो OR प्रॉब्लम होता है उसका नाम हमने रखा हुआ है लीनियर प्रोग्राम और LP प्रॉब्लम्स उन्हें कहते हैं. LP प्रॉब्लम्स जो हैं उनको की मॉडलिंग आज हमने करनी है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि टुडे वी विल हैव मोर देन 2 डिसीजन वेरिएबल.
हमारे पास लेट से 5 वेरिएबल्स हो सकते हैं, डिसीजन वेरिएबल 6 हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर आपको याद हो कि मैंने एक एग्जांपल दी थी फर्स्ट लेक्चर में जिसमें मैंने कोट किया था कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम, प्रॉब्लम क्या उन्होंने एड्रेस किया एंड व्हाट मनी दे हैव सेव्ड बाय अप्लाइंग द OR टेक्निक्स। तो उसमें मैंने एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया था जिसमें 1000 केमिकल रिएक्टर्स थे, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम के 1000 डिसीजन वेरिएबल आपके पास हैं। तो हम जो है आज के लेक्चर में मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे LP प्रॉब्लम्स की, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की, लेकिन 2 वेरिएबल्स से ज़्यादा वेरिएबल्स उनके होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। क्योंकि आज के लेक्चर में स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए स्लाइड्स का फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा मैंने स्मॉल किया हुआ है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, आई शुड हैव द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन द वन स्लाइड। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अब ये पहली स्लाइड है मेरी कि मॉडलिंग विद लीनियर प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल है अर्बन रिन्यूअल मॉडल। ये एक सिटी है, द सिटी ऑफ अर्स्टफील्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे भी पाकिस्तान में बिग सिटीज़ हैं, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, दे आर द बिग सिटीज़। तो हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इन बिग सिटीज़ में प्लान, थ्रू अ प्लान किस तरह जो है लोगों को आबाद करवाया जाए, सो दैट कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नॉट ओनली रिसोर्सेज की भी हो, और अगर आप नए टाउन्स जो हैं वो बनाने जा रहे हैं तो उनको भी आप किस तरह लोगों को पुरानी ओल्ड सिटीज से न्यू टाउन्स में, न्यू सिटीज में किस तरह आप इंस्टॉल करवाएं। ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है। लेट्स सी द प्रॉब्लम। द सिटी ऑफ अर्स्टफील्ड इज फेस्ड विद अ सीवियर बजट शॉर्टेज। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बजट शॉर्टेज जो है वो आपकी सिटी जो है वो फेस कर रहा है, ठीक है। और फर्दर मोर क्या है आपका कि सीकिंग अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, द गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स सीक अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, दे आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, ठीक है। द सिटी काउंसिल वोट्स टू इम्प्रूव द टैक्स बेस, क्योंकि गवर्नमेंट की तो एक ही इनकम होती है, टैक्स लगाती है वो, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं और सैलरीड पर्सन होते हैं वही तरह के, उन पे टैक्स लगाती है एंड कलेक्ट करती है, पैसे कलेक्ट करती है जो कि वो फर्दर यूज़ करती है फॉर द वेल बीइंग ऑफ देयर पीपल, ठीक है। पाकिस्तान में चाहे पैसे, ये टैक्स मनी जो है कहीं भी यूज़ हो, लेकिन एनी हाउ डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये टैक्स मनी जो है यूज़र की, आम लोगों की लाइक मी, वो जो है डिफरेंट डेवलपमेंट्स में यूज होती है और फेयरली यूज होती है, ठीक है। तो टैक्स बेस, तो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, काउंसिल ऑफ द सिटी, कि टैक्स जो है उसको अमेंडमेंट की जाए टैक्स में, ठीक है। बेस बाय, और बेस किस पे हो रहा है टैक्स, कि दे आर गोइंग टू कंडेम और डिस्करेज एन इनर सिटिंग हाउसिंग एरिया। इनर सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी हो गया, तो वो डिस्करेज करने जा रहे हैं कि इनर विद इन सिटी में, अर्बन सिटी में आप घर ना बनाएं, घर अगर आपका है भी तो डिमोलिश करके हम न्यू टाउन्स बनाते हैं। इनर सिटिंग हाउसिंग एरिया एंड रिप्लेसिंग इट विद अ मॉडर्न डेवलपमेंट, और वो ऑब्वियसली मॉडर्न भी होगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स 2 फेजेस। इसके प्रोजेक्ट के 2 फेजेस हैं। पहला कि ओल्ड कंस्ट्रक्शन जो सिटी में है इसको डिमोलिश किया जाए। द फर्स्ट इज डिमोलिशिंग सबस्टैंडर्ड हाउसेज टू प्रोवाइड लैंड फॉर द न्यू डेवलपमेंट। सबस्टैंडर्ड हाउसेज, दे विल सेट अ स्टैंडर्ड, whatever the standard is, we are not concerned. सेट करेंगे स्टैंडर्ड्स, उस स्टैंडर्ड से नीचे जो सब स्टैंडर्ड हाउसेज होंगे उनको डिमोलिश करेंगे, और उनको डिमोलिश करने के बाद वहां पे न्यू कंस्ट्रक्शन करेंगे, डेवलप्ड कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। एंड बिल्डिंग द न्यू डेवलपमेंट, यही 2 फेसेस हो सकते हैं ना, कि पुराने घरों को
डिमोलिश किया जाए और नए घरों को बनाया जाए। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ द सिचुएशन। अब उस अर्स्टविल सिटी में जो सिचुएशन है वो इस तरह की है। द फर्स्ट वन, as many as 300 substandard houses can be demolished। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम आप 300 सबस्टैंडर्ड हाउसेस को डिमोलिश कर सकते हैं, और इन्हीं ये जो 5 स्टेटमेंट्स सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन्हीं से ही हम मैथमेटिकल मॉडल जो है वो फॉर्म करेंगे। ईच हाउस ऑक्यूपाइज अ 25, in fact 0.25, it's 0.25 acre area. The cost of demolishing a substandard or condemned house is $2,000। तो भाई ये भी नेचुरल है कि जब आप अपना डिमोलिश करवाना चाहते हैं कोई भी बिल्डिंग, तो उसकी भी कॉस्ट होती है ना, लेस चाहे होती है लेकिन कॉस्ट होती है, ठीक है। Lot sizes for new single, double, triple, and they are, the council has decided to construct the new houses single, जिसमें मे बी सिंगल बेड हो, डबल जिसमें डबल बेड हो, ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल फैमिली होम्स। फैमिली होम्स जो हैं these are the units, single bedroom for example, double bedroom, triple bedroom and quadruple बेडरूम और फैमिली होम्स। तो 4 डिफरेंट जो हैं हम न्यू हाउसेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, बट द फर्स्ट स्टेप इज वी आर गोइंग टू डिमोलिश द ओल्ड सबस्टैंडर्ड हाउसेस, ठीक है। तो सबस्टैंडर्ड हाउसेस एक डिसीजन वेरिएबल हो गया, एंड वी हैव 4 न्यू हाउसेस कॉरस्पॉन्ड टू द 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम, ठीक है। तो 5 डिसीजन वेरिएबल सो फार हमें 2 स्टेटमेंट्स में नजर आ गए जो हमने स्टडी किए, ठीक है। अब ये सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल फैमिली होम्स जो हैं ये कितने एरिया पे कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं? 0.18, 0.28, 0.4 एंड 0.5 एकड़ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो ये फिगर दी गई हैं, जिस तरह पिछली इंफॉर्मेशन आ रही है कि सिंगल बेड के लिए ये एरिया, डबल बेड के लिए ये एरिया, ट्रिपल बेड के लिए ये एरिया एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ, सोन एंड सो फोर्थ, क्वाड्रुपल फैमिली यूनिट के लिए 0.5 एकड़ एरिया रिस्पेक्टिवली। अब स्ट्रीट्स, ओपन स्पेस, अब जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई सोसाइटी बनाते हैं, तो जाहिर बात है वहाँ पे प्लॉट्स के अलावा हमें स्ट्रीट्स और पार्क्स और इस तरह की चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं, ठीक है। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्ट्रीट्स, ओपन स्पेस एंड यूटिलिटी ईजमेंट्स, फॉर एग्जांपल शॉपिंग सेंटर्स वगैरह, इस तरह के सेक्टर, डिफरेंट चीज़ें, ग्रोसरी के डिफरेंट जो हैं शॉप्स जो हैं, उनके लिए 15% ऑफ द अवेलेबल एरिया, एक्रेज जो है 50%, जितना भी अवेलेबल हमारे पास लैंड है जो डिमोलिश करने से हमारे पास आई है, उसका 15% जो है वो हमने स्ट्रीट्स, ओपन स्पेसेस, पार्क्स और डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर्स एंड कमर्शियल मार्केट्स, उसके लिए हमने रख दिया, ठीक है। थर्ड कंडीशन और थर्ड सिचुएशन इज इन द न्यू डेवलपमेंट the triple and quadruple units account for at least 25% of the total। यानी कि न्यू डेवलपमेंट में जो ट्रिपल और क्वाड्रुपल हमारे फैमिली होम्स, हम फैमिली यूनिट्स जो हैं डिस्क्राइब बनाने जा रहे हैं, वो टोटल का 25% हो सकते हैं, ठीक है। 25% से ज्यादा नहीं हो सकते। सिंगल यूनिट्स मस्ट बी एटलीस्ट, कम अज कम एटलीस्ट 25%, ठीक है। एटलीस्ट 20% सिंगल बेड वाले या सिंगल यूनिट जो है वो 20% होना चाहिए ऑफ ऑल यूनिट्स। जितने भी यूनिट्स हम बनाने जा रहे हैं उनके 20% होना चाहिए। एंड डबल यूनिट्स एटलीस्ट 10%, और 10% जो है वो डबल यूनिट्स
हाउसेज जो हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, ये थर्ड सिचुएशन जो है ये डिस्क्राइब कर रही है कि आपने कितनी कितनी परसेंटेज जो है, कितने कितने कम अज कम जो है हाउसेज जो है वो सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड क्वाड्रपल यूनिट्स, फैमिली यूनिट्स जो हैं हाउसेज के, वो किस तरह बनाने हैं। अब ये जो फोर्थ सिचुएशन दी गई है कि टैक्स जो है the tax levied per unit for single, double, triple and quadruple units is $1,000, $1,900 on double and $2,700 on triple units and $3,400 for the quadruples. इनफैक्ट अगर आप पहली स्टेटमेंट पढ़ें कि गवर्नमेंट जो थी उस सिटी की या काउंसिल जो उस सिटी की थी, वो उसके पास बजट नहीं था, ठीक है, सीवियर क्राइसिस में थी, तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि टैक्स किए जाएं हाउसिंग को और सब स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड सेट किया, उस स्टैंडर्ड से नीचे जो हाउसेज थे उनको सब स्टैंडर्ड किया और उनको डिमोलिश करने का और रिप्लेस करने का बाय न्यू हाउसिंग सोसाइटी और बाय न्यू हाउसेस और न्यू हाउस यूनिट्स जो हैं वो उन्होंने प्लान किया। अब हर यूनिट पे सिंगल यूनिट, डबल यूनिट, ट्रिपल यूनिट और क्वाड्रुपल यूनिट पे डिफरेंट टैक्सेस जो हैं वो उन्होंने डिस्क्राइब किए। ये डिफरेंट टैक्सेस हैं और इसी अमाउंट को, टैक्स की अमाउंट को हमने मैक्सिमाइज करना होगा, क्योंकि हम काउंसिल के रिसोर्सेज जो है वो जितने ज्यादा हो सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। The fifth one is the construction cost. Of course, if you are going to build a new house, तो construction cost जो है वो matter करती है। The construction cost per unit for single, double, triple and quadruple family homes is $50,000, $70,000, $130,000 and $160,000 respectively. Respectively का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको बता दिया। Financing through a local bank can amount to a maximum of $15 million. यानी कि $15 million आपको बैंक जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। हर घर की कॉस्ट जो है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो हमें पता चल चुकी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी जो है अमाउंट हमारे पास $50 million जो है कॉस्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द अमाउंट वी हैव, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ कंडीशन जो है दैट विल आल्सो प्रोवाइड अस अ कंस्ट्रेंट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? हाउ मेनी यूनिट्स of each type should be constructed to maximize tax collection. So this is a linear program. We will see that this is an LP problem in which we have to maximize the objective function. ठीक है जी? Let's do this one. अब इस स्लाइड में मैंने पांचों जो इंफॉर्मेशंस थी, सिचुएशंस जो मुझे दी गई थी, उनको मैंने कलेक्ट कर लिया। अब डिसीजन वेरिएबल्स मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं। लास्ट स्लाइड में जो मैंने एक्सप्लेन किया सिचुएशन वो क्या है सिटी की, कि हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किया, सब स्टैंडर्ड हाउसेज जो है उनको हमने डिमोलिश करना है। इसका मतलब है आई शुड माई होल प्लान डिपेंड्स अपॉन द हाउ मेनी हाउसेज आई एम गोइंग टू डिमोलिश। कितने हाउसेज जो हैं जिनको मैं सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर करके डिमोलिश करने जा रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम में कहा गया था कि डिमोलिश करके जो जमीन आएगी उसी जमीन पे आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ द डिमोलिश हाउसेज, ठीक है, ये भी एक डिसीजन वेरिएबल है। फिर डिसीजन वेरिएबल्स हमारे क्या हैं कि सिंगल यूनिट हाउस, डबल यूनिट हाउस, ट्रिपल यूनिट हाउस एंड क्वाड्रुपल यूनिट हाउसेस, ये हमारे सब डिसीजन वेरिएबल हैं। सो आई विल डिसाइड, मैथमेटिकल मॉडलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं वो डिसाइड करने हैं। व्हाट आर द डिसीजन वेरिएबल्स?
So the decision variables are x1 equals number of units of single family homes, कि कितने हैं वो, let's say x1, ठीक है. x2 number of units of double family homes, x3 is the number of units of triple family homes, x4 number of units of quadruple family homes, and x5 number of old homes to be demolished which are substandard. ठीक है. The objective is to maximize total tax collection all 4 types home. अब ये टैक्स कलेक्शन क्या था, यही ऑब्जेक्टिव था ना हमारा. अगर हमारा वी आर मेकिंग x1 homes of single bed, then the tax collection, total tax collection from the single family home is the tax for the single family home is 1000. तो ये हमारा क्या बनेगा 1000 into x. अगर हमारा x2 जो है ये नंबर ऑफ डबल फैमिली होम्स हो, उस पे टैक्स जो है 1900 एक घर पे है, एक होम पे है, तो हमारा टोटल टैक्स कलेक्शन बाय डबल फैमिली होम्स वो कितना बनेगा 1900 इंटू x2. अब टैक्स जो है 2700 है ट्रिपल फैमिली होम के लिए, उसका टोटल कितना बनेगा 27 इंटू x3. x3 is the number of homes we are going to make triple family homes. ठीक है, कितने नंबर हैं x3 could be 2, 3, 10, और ये सब हम कंस्ट्रेंट्स इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना चाह रहे हैं कि टैक्स हमने मैक्सिमाइज जो करना है. तो ये सब क्वांटिटीज जो हैं इनको मैं ऐड करता जाऊंगा, दैट विल बी माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन. एंड लास्ट क्वांटिटी कि x4, अगर मैं x4 नंबर ऑफ 4 फैमिली होम्स कंस्ट्रक्ट करता हूं तो उससे मुझे टैक्स कलेक्शन कितनी होगी 3400 x4. So my objective function consists of z equals this one, and I want to maximize this one. This is written here, maximize z equals 1000 x1 plus 1900 x2 plus 2700 x3 plus 3400 x4. यही exactly मैंने किया है. And each term here correspond to the tax collection. For example, this term is the tax collection from the single unit, single family homes. This term is represents the tax collection from the double family homes. If we are going to construct x2 double family homes, similarly so on and so forth. अब क्रूशल स्टेप जो है वो हमने कंस्ट्रेंट्स जो है वो बनाने हैं. ठीक है, और अगर लास्ट स्लाइड में आप देखें कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हमने फोर्थ जो है इंफॉर्मेशन फोर्थ पॉइंट पे जो दी गई थी और वो मैंने बोल्ड की हुई है. ठीक है, तो हर स्लाइड पे जिस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम कंस्ट्रेंट्स बना रहे हैं वो मैंने बोल्ड की हुई है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अगर केयरफुली देखें तो मैंने फर्स्ट और सेकंड जो है ये बोल्ड की हुई हैं और कंस्ट्रेंट्स मैं कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ. द फर्स्ट कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि हमारा जो डेवलप हम होम्स कर रहे हैं उनकी लैंड जो ऑक्यूपाई वो करेंगे वो कभी भी डिमोलिश होम से बढ़ तो नहीं ना सकती, हमेशा कम ही रहेगी. कम रहेगी या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकती है कि जो होम्स हम डिमोलिश कर रहे हैं सब स्टैंडर्ड, उन्हीं होम्स पे हमने बनानी है ना न्यू होम्स बनाने हैं. ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा द एरिया ऑफ द डिमोलिश्ड होम्स विल बी ऑलवेज एन अपर बाउंड ऑफ द एरिया वेयर वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द न्यू होम्स. ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे पास है. एक्रेज नीडेड फॉर न्यू होम्स वो सबसे पहले हम लिख रहे हैं. ठीक है, और
ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि सिंगल, डबल, ट्रिपल और क्वाड्रुपल के लिए कितने कितने एकड़ जमीन जो है वो चाहिए होगी, 0.18, 0.28, 0.4 एंड 0.5 एकर्स। तो अगर हम x1 यूनिट्स सिंगल फैमिली होम का बना रहे हैं तो कितनी हमें जमीन दरकार होगी, 0.18 इंटू x1। x2 के लिए 0.28 into the number of x2 homes we are going to construct, which is x2. ट्रिपल के लिए 0.4 into x3 and 4 फैमिली या क्वाड्रुपल फैमिली होम्स के लिए 0.5 into x4. So this is the total area we needed for the construction of x1 number of single family homes, x2 number of double family homes, x3 number of triple family homes and x4 number of quadruple family homes. तो total area क्या होगा, sum of all these areas जो कि acreage needed for new homes की सूरत में लिखा हुआ है। तो ये सेकेंड भी हमने इंफॉर्मेशन यूज कर ली है। अब अवेलेबल एक्रेज एरिया कितना है, अब अवेलेबल एरिया कितना है जिस एरिया पे हम ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो तो डिमोलिश जितना हमने करना है। लेट से हम डिमोलिश x5 करते हैं और हर जो है डिमोलिश करने वाले का एकड़ एरिया कितना है हर होम का, वो 0.25 x5, ये टोटल हो गया। अगर हम डिमोलिश करते हैं x5 नंबर ऑफ होम्स तो टोटल एरिया हमारे पास ये हो गया। अब इस एरिया में 15% जो है वो तो हमने क्या किया हुआ है, 15% ऑफ द एरिया इज रिजर्व फॉर द स्ट्रीट्स एंड ओपन हाउसेज एंड पार्क्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो 15% ऑफ दिस वन वो क्या बनेगा, तो टोटल एरिया हमारा क्या बन गया, 15% हम डिवाइड निकाल देंगे टोटल एरिया हमारा ये है, उसका हम 15% अगर निकाल दें तो हमारे पास कितने परसेंटेज बचता है, 85% ऑफ टोटल एरिया हमारा बनता है। टोटल एरिया डिमोलिश करने से ये है हमारा, ये क्या है, टोटल एरिया we obtained after demolishing x5 number of old houses, ठीक है। तो उसका 85% हमें, क्योंकि 15% एरिया तो हमने रिजर्व किया है ना स्ट्रीट्स के लिए, ओपन हाउसेस के लिए, एक्सेट्रा, इन सब चीजों के लिए। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास कितना एरिया आया, 85% ऑफ टोटल एरिया। अब 85 क्या बनता है, 85% क्या बनता है, 0.85 ऑफ टोटल एरिया क्या है, 0.25 into x5. So this is the total area available for the construction, ठीक है। Available acreage 0.85 ये इस तरह बनता है, 0.25 into x5 and I have explained to you. And what we have the constraint, और constraint हमारे पास क्या बन गया कि जाहिर बात है जिन होम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए जितना हमें एरिया चाहिए वो जितना अवेलेबल एरिया है जो कि ये नंबर बन रहा है उससे हमेशा लेस देन या इक्वली होगा भाई, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट हमारा ये बन गया। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि ये न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए जितना एरिया चाहिए, और राइट हैंड साइड क्या है, इसको कैलकुलेट किया हुआ है, 0.85 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये नंबर आपके पास आता है 0.2125 ऑफ x5। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द टोटल एरिया अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये दूसरी तरफ नेगेटिव साइन के साथ ये बन जाता है, लेस देन और इक्वल टू 5 बन जाता है, ठीक है। अब इस लीनियर प्रोग्राम मॉडल में हमारे पास डिसीजन वेरिएबल कितने हैं, 5। वी हैव 5 डिसीजन वेरिएबल, वी कैन नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम ग्राफिकली, ठीक है। द नंबर ऑफ डिमोलिश्ड होम्स कैन नॉट एक्सीड 300, ये भी हमें रिस्ट्रिक्शन दी गई थी, ये हमने यूज की है।
as many as 300 substandard houses can be demolished. इससे ज्यादा डिमोलिश नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो x5 should be less than or equal to 300. So we are in fact calculating or forming the mathematical inequalities from the given information. Given information से हम mathematical inequalities जो हैं वो बना रहे हैं. Next, once again we have used the one partially use किया हमने one को सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। अभी cost कितनी पड़ती है हमें डिमोलिश करने की वो हमने यूज नहीं किया। अब ये कॉस्ट भी हमने ज़हन में रखनी है ना। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5th पॉइंट में दिया गया था और डिमोलिश कॉस्ट हमारे पास ये है, तो कॉस्ट तो डिमोलिश की प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये होगी। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करें, द कंस्ट्रेंट लीड टू द फॉलोइंग मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज। अब इससे पहले ये 3rd कंस्ट्रेंट जो है, in the new development, the triple and quadruple units account for at least 25%. इसका मतलब है कि 0.25% टोटल कंस्ट्रक्शन हम कितनी कर रहे हैं, x1 1 बेड फैमिली होम्स प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये टोटल कंस्ट्रक्शन है हमारी। इस टोटल कंस्ट्रक्शन का एटलीस्ट कम अज कम 25% जो है वो ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है। और सिंगल यूनिट्स मस्ट बी 20%। तो ट्रिपल यूनिट्स और क्वाड्रुपल यूनिट्स जो हैं वो x3 और x4 है। ये कम अज कम एटलीस्ट 0.25 ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, विच इज एटलीस्ट जब भी होता है तो लेस देन और इक्वल आता है, ठीक है। एट मोस्ट जब भी होता है ग्रेटर देन इक्वल आता है। अब सिंगल यूनिट्स मस्ट बी एटलीस्ट 20%। इसका मतलब है सिंगल यूनिट x1 से हमने किया हुआ है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20% विच इज 0.2 ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन। टोटल कंस्ट्रक्शन हमारी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड डबल यूनिट्स एटलीस्ट 10%। डबल यूनिट्स जो हैं वो x2 से हम जितने हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनको हमने x2 से डिनोट किया हुआ है। इट शुड बी एटलीस्ट 10%। 0.1 ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 plus x4. So all these constraints 3 के correspond constraints हमारे ये बनते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और इन सब को सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है कि अगर आप x1 को इस तरफ ले आए तो आपके पास ये क्या कंस्ट्रेंट बन जाएगा, 1 माइनस 0.2 विच इज 0.8 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट बन गया। सिमिलरली आपके पास और यहाँ पे 0.22 कोफिशिएंट होगा हर किसी का, क्योंकि 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.2। ये कंस्ट्रेंट आपका सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, 0.1 x1 प्लस 1 माइनस 0.1 विच इज 0.9 x2 प्लस 0.1 x3 प्लस 0.1 x4 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली वी कैन डू दिस वन, इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब द ओनली रिमेनिंग कंस्ट्रेंट इज द कॉस्ट, डील्स विद द कीपिंग द डेमोलिशन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विद इन अलाउएबल बजट। अब अलाउएबल बजट हमारा कितना है, 15 मिलियन, कॉस्ट इतनी आ रही है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको स्केल कर देते हैं, ठीक है। 15 मिलियन में इसको हम सबको स्केल कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। 1000 से डिवाइड करने से ये हमारे फिगर्स बन जाएंगे, कॉस्ट ये बन जाएगी। सो x1 यूनिट फैमिली होम कंस्ट्रक्ट करने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी बन गई, $1000 जो है वो हमारा यूनिट है, $1000। 50 इंटू x1, ये कॉस्ट x1 यूनिट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए आ रही।
x2 यूनिट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए 70 इंटू x2, x3 कंस्ट्रक्ट करने के लिए 13 इंटू x3, x4 कंस्ट्रक्ट करने के लिए 160 इंटू x4 और टोटल कॉस्ट इन सब का एडिशन। ये न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए कॉस्ट आ रही। अब डेमोलिश के लिए भी तो हमारे कॉस्ट आ रही है। डेमोलिश हम कितने कर रहे हैं हाउसेस, x5 और 2000 आ रही है डेमोलिश करने में, तो $1000 यूनिट में हमारा डिमोलिश करने के कितना यूनिट बन गया, 2x5। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशिंग द सबस्टैंडर्ड हाउसेस, old houses. This is the total cost. It should be always less than or equal to 15 million, which is 15,000. ठीक है, ये बन गया। और यही कंस्ट्रेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये यहाँ पे लिखा हुआ है। The only remaining constraint deals with keeping the demolition construction cost within the allowable budget, that is construction and demolition cost less than or equal to available budget, which leads to this constraint. So हमने सब कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बना लिया है। अब फाइनली जब मैथमेटिकल मॉडल जो हमारा बना है, आवर मैथमेटिकल मॉडल इज दिस वन, मैक्सिमाइज z equals 1000 x1, 1900 x2, 2700 x3 and 3400 x4, subject to these are the constraints. The first constraint, the second constraint कि demolition जो है हम maximum 300 जो है houses की demolition जो है वो कर सकते हैं। सबस्टैंडर्ड हाउसेस मैक्सिमम डिमोलिश जो है वो हम 300 कर सकते हैं। ये जो था ये एरिया था कि ये न्यू कंस्ट्रक्शन फॉर न्यू हाउसेस एरिया कितना है यूज होगा, और ये टोटल एरिया अवेलेबल माइनस हमने किया हुआ है। फिर ये वो कंडीशंस थी, तीनों कंस्ट्रेंट्स उस कंडीशन से आए थे कि कम से कम ट्रिपल और क्वाड्रुपल फैमिली होम्स जो है वो 25% ऑफ द टोटल होना चाहिए, ये दोनों उससे आई थी। सिंगल जो है वो 20% होना चाहिए, और जो एक 1 यूनिट वाला जो है वो 10% होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 3 जो कंस्ट्रेंट हैं ये सारे यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये वाला कंस्ट्रेंट जो है, ये कंस्ट्रेंट हमारे पास आ रहा है कि टोटल बजट हमारा ले। अब ऑफ कोर्स नॉन नेगेटिविटी जो है वो भी हम सपोज करेंगे, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन क्योंकि हम यहाँ तो कंस्ट्रक्ट करेंगे हाउस या कोई कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, वेदर जीरो और वेदर वी कंस्ट्रक्ट सम हाउसेस, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। अब ये प्रॉब्लम जो है, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। अब इसको सॉल्व करने का हम एक मेथड अपने फ्यूचर लेक्चर्स में स्टडी करेंगे कि किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग सोल्यूशन इसका ऑब्टेन किया गया बाय यूजिंग वन ऑफ द OR टेक्निक, जो कि सिंप्लेक्स मेथड हम स्टडी करेंगे। द ऑप्टिमम सोल्यूशन इज टोटल टैक्स कलेक्शन विल बी Z equals $343,965 and what are the values of the variables, which means how many homes we are going to construct। अब ये मैथमेटिकल सोल्यूशन है, इसको इंटरप्रेट तो आपने खुद करना है ना। फॉर एग्जांपल इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, x1 equals 35.83। अब ये हमारा x1 is the number of houses we have constructed, तो ये डेसिमल में तो नहीं ना हो सकता, इस तरह तो नहीं ना हो सकता कि हमने 1/2 हाउस कंस्ट्रक्ट किया
या हम 2 हाउस कंस्ट्रक्ट करेंगे या हम 1 हाउस कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। 1/2 हाउस कंस्ट्रक्ट तो नहीं ना कर सकते, इट सीम्स एब्सर्ड। लेकिन सोल्यूशन हमारा जो है डेसिमल्स में आ रहा है, तो इसके हम अप्रोक्सीमेट ले लेंगे। सो इसका मतलब ये है कि 36 सिंगल जो है फैमिली होम्स हमें कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। 36 डबल होम्स जो है वो 99 कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। ट्रिपल होम्स जो है वो 45 कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, और क्वाड्रुपल होम हमें कोई कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। और डिमोलिश कितने होम्स करने चाहिए? डिमोलिश हमें 245 होम्स करने चाहिए अगर हम 36 होम्स सिंगल होम बनाना चाहते हैं 99, और मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने टैक्स कलेक्शन को। टैक्स कलेक्शन को किस तरह मैक्सिमाइज किया जा सकता है? ये कितना इंटरेस्टिंग ये एप्लीकेशन है कि टैक्स कलेक्शन जो कि रिसोर्स है, इनकम है गवर्नमेंट की, उसको किस तरह इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। अब रिमार्क एक मैंने लिखा हुआ है कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, ये लीनियर प्रोग्राम है ना, हमने ऑब्जर्व किया x1 जितने भी डिसीजन वेरिएबल हैं सबकी पावर जो है वो 1 है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी और कंस्ट्रेंट्स में भी। तो ये लीनियर प्रोग्राम, इसका हमने नाम रखा हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग। सोल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग कैन लीड टू द डेसिमल सोल्यूशन। लेकिन डेसिमल सोल्यूशन इस प्रॉब्लम में तो हमारा पॉसिबल ही नहीं था, इसीलिए हम OR में फ्यूचर लेक्चर्स में एक टॉपिक स्टडी करेंगे जिसमें हम इंटीजर प्रोग्रामिंग जो है वो स्टडी करेंगे, जिसमें हम फोर्स करेंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है वो इंटीजर में ही आए, ठीक है। इंटीजर प्रोग्रामिंग, ये अगर आप टॉपिक्स फर्स्ट लेक्चर में कंटेंट्स देखें उसमें ये टॉपिक है इंटीजर प्रोग्रामिंग का। So this is very interesting example which I want to discuss with you. The next example is controlling the air pollution. ये भी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। आप रियलाइज भी कर रहे होंगे कि as soon as we are going, हमारा कोर्स जो है आगे प्रोसीड कर रहा है, we are proceeding in our course, the more and more interesting examples jumps into the course, ठीक है। और मैं स्पेशली पिक करता हूँ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स जो है। अब ये एक स्टील कंपनी से रिलेटेड जो है एग्जाम्पल है। स्टील कंपनी एक सिटी में है। अब स्टील कंपनी जाहिर बात है जब स्टील प्रोड्यूस करेगी तो उसकी चिमनीज में से, फर्नेस में से पोल्यूशन जो है, धुआं जो है वो निकलेगा जो कि आसपास रहने वाले लोगों को इफेक्ट कर सकता है। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है, स्टील कंपनी को कहती है कि आपने पोल्यूशन का पैरामीटर्स जो है, पोल्यूशन के यहाँ तक ये लेवल है, मैक्सिमम ये पोल्यूशन होनी चाहिए। किन की पोल्यूशन जब हम कहते हैं तो वो पोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड की है, वाटर पोल्यूशन है, लिक्विड की फॉर्म में या किस फॉर्म में, ये हम अभी स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम को पढ़ने से हमें पता चलेगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है इंडस्ट्री पे कि भाई आपका वेस्टेज जो है पोल्यूशन की शेप में, चाहे वो गैस की शेप में हो चाहे लिक्विड की शेप में हो, वो मिनिमम थ्रेशहोल्ड उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इससे ज्यादा क्वांटिटी हम अपनी एयर में फॉर एग्जांपल आपकी वजह से अलाउ नहीं करेंगे कि आए। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज नॉडी एंड लीड्स company, one of the major producers of steel in its part of the world, is located in the city of Steel Town. Steel Town एक सिटी है, जैसे स्टील टाउन हमारे यहाँ पे कराची में भी है, और उस मिल के इर्द गिर्द भी जाहिर बात है उसके फर्नेस से गैस निकलती होगी तो वो पोल्यूटेड करती होगी, एंड इज द ओनली लार्ज एम्प्लॉयर देयर। अब वो स्टील टाउन जो है उस कंपनी को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन स्टील टाउन आर द वर्कर देयर, और वो एम्प्लॉयर है, उसने हायर किया हुआ है लोगों को। स्टील टाउन हैज ग्रोन एंड proposed along with the company, prospered along with the company, which now employs nearly 50,000 residents.
यानी कि 50,000 लोगों को, स्टील टाउन के 50,000 लोगों को उसने हायर किया हुआ कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी है। द 3 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स इन दिस एयर शेड आर particulate matter, सल्फर ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। ये 3 किस्म के पोल्यूटेंट्स हैं एयर में। The new standards which are being set by the government that the company reduce its annual emission of these pollutants by the amounts shown in this table। ठीक है, तो ये टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट कर रही है सेट बाय द गवर्नमेंट कि एयर में इन 3 पोल्यूटेंट्स की सैचुरेशन जो है वो मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। रिक्वायर्ड रिडक्शन इन एनुअल एमिशन, उसके लिए स्टील मिल को इस तरह की पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इसकी वजह से जो एयर पोल्यूटेड हो रही है उसमें रिडक्शन आए। अब कितनी रिडक्शन आए, वो मिलियन पाउंड्स में ये फिगर दी गई है कि पार्टिकुलेट मैटर में 60% रिडक्शन करें। भाई आप जो एयर या हमारा एनवायरनमेंट पार्टिकुलेट मैटर से, अपने खास मैटर जो आप यूज करते हो उससे जो पोल्यूट आप कर रहे हो हमारा एनवायरनमेंट, उस अब जो कर रहे हो उससे 60% कमी लाई जाए। सल्फर ऑक्साइड को 150 टाइम्स लेस किया जाए, हाइड्रोकार्बन्स को 125 टाइम्स कम किया जाए। द स्टील वर्क्स हैज 2 प्राइमरी सोर्स ऑफ पोल्यूशन। अब सोर्स ऑफ पोल्यूशन भी देखने पड़ेंगे हमें कंपनी के, नेमली द ब्लास्ट फर्नेसेस फॉर मेकिंग पिग आयरन एंड द ओपन हार्थ फर्नेसेस फॉर चेंजिंग आयरन इनटू स्टील। आयरन इनटू स्टील में चेंज करने के लिए फर्नेसेस जो हैं और स्टील को पिघलाने के लिए जो है फर्नेसेस यूज किए जाएं। दीज आर द 2 मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन द स्टील मिल। Emission in million of pounds per year can be eliminated from each type of furnace by fully using and abatement क्या कि lower down करना method to its technological limit। अब technological limit जो है वो इस टेबल में दी गई है। क्या है ये टेबल? Reduction in emission rate from the maximum feasible use of an abatement method for Norrie and Leeds company। अब ये अबेटमेंट पोल्यूशन कम करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। ये टेक्नोलॉजीज जो हैं लिखी हुई हैं यहाँ पे कि टॉलर स्मोक स्टेट्स, कि आप स्मोक स्टेट्स जो है ना, चिमनीज जो आपकी हैं उनको उनकी हाइट बढ़ा दें तो ये पोल्यूशन कम हो जाएगी। अब कितने %? अब 2 ही सोर्स थे ना, एक ब्लास्ट फर्नेसेस थे और ओपन हार्थ फर्नेसेस थे। अब ये जो टेक्निक है टॉलर स्मोक स्टेक्स बनाने का, ये कितने % पोल्यूशन को कम करते हैं? पार्टिकुलेट्स को 12% करते हैं ब्लास्ट फर्नेसेस में, 9% करते हैं ओपन हार्थ फर्नेसेस में। सिमिलरली टॉलर स्मोक स्टेक्स ये एक सोल्यूशन था। फिर ये था कि आपका स्मोक जो निकल रहा है वहां पे फिल्टर लगा दें आप। फिल्टर जो है ब्लास्ट फर्नेस पे किस तरह अप्लाई करता है, किस तरह काम करता है, हर जो है पोल्यूटेंट उसको किस तरह रोकता है। दोनों जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं और तीनों जो पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, जो 3 पोल्यूटेंट्स जो हैं एयर में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड, और ये टेक्निक्स हैं। फर्स्ट टेक्निक क्या है कि चिमनीज को टॉल किया जाए। दूसरी टेक्निक क्या है कि चिमनीज के ऊपर फिल्टर लगा दिया जाए। तीसरी टेक्निक क्या है कि फ्यूल जो है वो अच्छा फ्यूल यूज किया जाए जो कि एयर पोल्यूशन में इजाफा करता ही ना हो। ठीक है, और ये इसकी सब परसेंटेजेस दे दी गई है। The total annual cost would be roughly that fraction of the corresponding quantity in this one। Cost जो है, अब जाहिर बात है अगर
ये 3 डिफरेंट आपने टेक्नोलॉजीज यूज करनी है, तो इसके लिए कॉस्ट भी होगी। कॉस्ट जो है वो ये दी गई है कि ब्लास्ट फर्नेसेस के लिए टालर स्मोक स्टेक्स जो है वो $1 मिलियन में है, $8 मिलियन कॉस्ट पड़ती है। ओपन हैरत फर्नेसेस के लिए $10 मिलियन पड़ती है। फिल्टर्स लगाने के लिए $7 मिलियन पड़ती है। इसके लिए $6 मिलियन पड़ती है। बटर फ्यूज $11 मिलियन, एंड फॉर द अदर फर्नेसेस विच आर द ओपन हैरत फर्नेसेस $9 मिलियन जो है ये आपका जो है कॉस्ट पड़ती है। सो ऑब्वियसली कॉस्ट को we want to adopt such a method which minimize our cost, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो हम मैथमेटिकल मॉडल करने के लिए सबसे पहले मैं डिसीजन वेरिएबल्स जो है वो मैं करूंगा कि कितने डिसीजन वेरिएबल्स मेरे होने चाहिए। द प्रॉब्लम हैज 6 डिसीजन वेरिएबल्स, each representing the use of one of the technique। ये जो 1, 2, 3 टेक्निक्स थी। अब एक फर्नेस के लिए टॉलर स्मोक्स कितना कॉस्ट करता है, लेट्स से कि X1 यूनिट हम ऑन करते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस हर टेक्निक के कोरस्पॉन्ड दो डिफरेंट फर्नेसेस है ना, तो हम क्वांटिटीज कंसीडर करेंगे कितनी, 6 डिफरेंट क्वांटिटीज, X1 फॉर ब्लास्ट फर्नेस एंड टॉलर स्मोक्स के कितनी चिमनीज हैं जिनको हमने टॉल करना है। ठीक है, फिल्टर्स यूज करने हैं ब्लास्ट फर्नेस के लिए इतने करेंगे, ओपन हैरत फर्नेसेस के लिए इतने करेंगे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट फर्नेसेस के लिए डिफरेंट कॉस्ट है। फिल्टर अप्लाई करने के लिए, चिमनीज का टॉलर स्मोक स्टेक्स करने के लिए, सो एंड सो फोर्थ, बेटर फ्यूल करने के लिए। ठीक है, तो वी विल हैव 6 डिसीजन वेरिएबल। अब क्या है कि abatement method for one of the 2 types of furnaces expressed as a function of abatement capacity, so xj cannot exceed, ये जितना हम यूज करेंगे वो 1 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, और हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट जो है वो आपका ये दी गई है कि ब्लास्ट फर्नेसेस के लिए टॉलर स्टेक्स जो है 8 है। अगर टॉलर स्टेक्स हम X1 कहते हैं ब्लास्ट फर्नेसेस के लिए, टॉलर स्टेक्स यूज्ड फॉर द ओपन हैरत फर्नेसेस ये X2 कहते हैं, X3 कहते हैं, X4 कहते हैं, X5 इसको कहते हैं, X6 इसको कहते हैं रिस्पेक्टिवली। तो हमारा कॉस्ट क्या बनेगी, 8 इंटू X1 प्लस 10 इंटू X2, 10 X2, 7 इंटू X3, 6 into X4, 11 into X5 and 9 into X6. For example, ये X5 क्या represent कर रहा है? X5 is the number of better fuel used in the blast furnaces. X6 represents the number of better fuel used in the open हैरत furnaces. ठीक है, सिमिलरली X3, X4। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। वी हैव टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट, जो कि हमने इस कॉस्ट टेबल से आइडेंटिफाई किया। अब टेक्नोलॉजिकल लिमिट जो है कि ये है कि आपका हर डिसीजन वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहती है। अब हमने कंस्ट्रेंट्स प्लॉट करने हैं, मॉडल करने हैं। कंस्ट्रेंट्स के लिए हमारे पास 3 पोल्यूटेंट्स हैं, पार्टिकुलेट्स, सल्फर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। और ये हमें दिया गया टेबल एक रिडक्शन इन एमिशन, कि एमिशन में रिडक्शन ईच मेथड जो है वो क्या करता है। अगर ये X1 है तो पार्टिकुलेट्स में रिडक्शन ये कितना करता है, 12X1 रिड्यूस कर देता है ब्लास्ट फर्नेस में, इफ आई यूज्ड X1 फॉर द टॉलर स्मोक स्टेक्स। ठीक है, सिमिलरली X2 जो है वो मैंने ओपन हैरत फर्नेसेस में किया है, तो पार्टिकुलेट्स को ये 9X2 लेस कर देता है।
और इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए, कितना रिड्यूस करना चाहिए हमें। अभी जो हम पोल्यूशन स्टील मिल जो पोल्यूशन ऐड कर रही है एयर में, गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी जो ऐड कर रही है उसका 60% रिड्यूस करना है आपने। इसका मतलब ये हुआ कि 12x1 पार्टिकुलेट्स के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये 12x1 रिड्यूस होगी इससे टॉलर स्मोक स्टेक्स यूज करने से इन द ब्लास्ट फर्नेसेस। 9x2 रिड्यूस होगी ओपन हेथ फर्नेसेस में यूज करने से टॉलर स्मोक स्टेट्स, ठीक है। ये x3 था। 25x3 रिड्यूस होगी, दिस नंबर रिड्यूस होगा pollution of particulates by using X3 filters in blast furnaces. Similarly, X4, 20x4 plus 17x5 plus 13x5 x6 ये आ गया। Now this amount ये रिडक्शन है, मिनिमम रिडक्शन जो है वो आपने कहा कि 60% तो आपने जरूर रिड्यूस करनी है पोल्यूशन। So this will always be greater than or equal to 60. Similarly, from this table, for this equation, this row and this row, we can construct the other constraint. And of course, non-negativity condition जो है ये भी आपकी है कि xj greater than or equal to 0 for j equals 1 to up to so on 6, ठीक है। ये नॉन नेगेटिव कंडीशन भी आपकी जो है अप्लाई होगी। सो दिस इज द मॉडल विच वी हैव सो फार। वी हैव obtained the mathematical inequalities and mathematical objective function. So I have written here the complete mathematical model. This is the complete mathematical model. Complete mathematical model क्या है? Minimize z equals 8x1 plus 10x2 plus 7x3 so on and so forth, 6x4 plus 11x5 plus 9x6 subject to these constraints. xj greater than or equal to 0, xj less than or equal to 1 and xj ये 2 times लिखा गया constraint, ठीक है। अब ये इसमें 6 डिसीजन वेरिएबल हैं। डिसीजन वेरिएबल कितने हैं हमारे पास? वी हैव 6 डिसीजन वेरिएबल। वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। जिस भी मेथड से सॉल्व किया है, ये फिर मैं बता रहा हूं कि सिंप्लेक्स मेथड से हम सॉल्व करेंगे। द आवर टीम यूज्ड मॉडल 1 टू फाइंड अ मिनिमम कॉस्ट प्लान एंड दे हैव फाउंड दैट दीज आर द वैल्यूज ऑफ द x1 एंड दिस इज द मिनिमम कॉस्ट इन $32.16 million। इसका क्या मतलब है कि x1 सिर्फ एक जो है ब्लास्ट फर्नेस का आप टॉल करें, x2 जो है ओपन हेरात फर्नेस में 0.623 जो है चिमनीज जो है उनको स्टेक्स टॉल करें, ठीक है। x5 फॉर एग्जांपल क्या था कि आपको 0.048 और जो हमारा यूनिट था बेटर फ्यूल के लिए, इतना फ्यूल आपको ब्लास्ट फर्नेसेस में यूज करना चाहिए। बेटर फ्यूल 1 यूनिट जो है वो आपको यूज करना चाहिए ओपन हयात फर्नेसेस में आपको बेटर फ्यूल, ठीक है, क्योंकि x5 x6 जो थे ये बेटर फ्यूल के कॉरस्पॉन्ड मेरे सपोज्ड डिसीजन वेरिएबल थे। वी आर एट द एंड ऑफ आवर कोर्स, नॉट इन फैक्ट कोर्स बट द 5th लेक्चर। अब ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है ये मैंने लिखा हुआ है, जो कि आप ट्राई कीजिएगा खुद से मैथमेटिकल मॉडल फॉर्मुलेशन करने की। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए द सिटी काउंसिल ऑफ फैथफील्ड इज इन
in the process of approving the construction of a new 200,000 feet square convention center. ठीक है, Islamabad में भी in Pakistan we also have the convention center. I don't know such type of feasibility report has been done for this one or not. I am sure कि की गई होगी. 2 sites have been proposed and both required exercising the eminent domain law to acquire the property. Of course अगर सिटी में करना है तो आपको प्रॉपर्टी एक्वायर करनी होगी. गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हर जगह पे ज़मीन नहीं होती. तो टेबल दिया गया आपको कॉस्ट भी और एरिया का भी. द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स डाटा अबाउट प्रपोज्ड कंटीजियस प्रॉपर्टीज इन बोथ साइड्स टुगेदर विद द एक्विजिशन. और इसको टेबल को यूज़ करते हुए आई होप दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डिसीजन वेरिएबल्स and you will be able to construct the objective function as well as the constraints. हम lecture जो है ये we are in fact we have finished our lecture. Till the next lecture, take very good care of yourself and your dear ones. Allah Hafiz.